आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आज हम बात करते हैं सीडीपी में आए हुए क्वेश्चन। तो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन जो पेपर 1 का है, लेकिन ये सीडीपी का जो क्वेश्चन है ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब पहला ऑप्शन है गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। देखिए, रटने का जहाँ पे भी बात आ जाए तो हम इस पर जोर नहीं देंगे, ये ऑप्शन तो पहले ही छांटेंगे जहाँ भी होगा। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं के उपेक्षा की जाती है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। ये भी है। देखिए, ऐसा थोड़े है, पूर्व ज्ञान कुछ न कुछ तो किस सब्जेक्ट के बारे में तो नॉलेज होगा ही ना शिक्षक को, शिक्षार्थी को, तो इसलिए नकारा जाता है। ये चीज़ भी गलत है। तो ऑप्शन बी और डी तो ऐसे ही गलत है। तो हम कह सकते हैं जो मेरा गतिविधि है उनके संदर्भ से संबंधित होती है। कहने का मतलब एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है। हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मेरा कहता है, कथन है, पहला कथन है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेदनात्मक सहारा देना चाहिए। और कारण है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एसर्शन दिया हुआ, ठीक है, और उसके बाद आपका रीज़न दिया हुआ है। उस बेस पर आपसे क्या पूछा है? एक सही विकल्प पूछा है। तो आप बता सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए जो है आर का सही व्याख्या नहीं करता। कहने का मतलब है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए का व्याख्या आर नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। और तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें हम कह सकते, देखिए कितना इजी तरीके से कहा है कि बच्चों को शिक्षक जो है बच्चों को सपोर्ट करता है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि वो एक क्लासरूम उसका इफ़ेक्टिव रहे। देखिए, ये भी सही है, असर्शन सही है, मतलब कि आपका ये अभिकथन जो है सही है। और दूसरा क्या कहता है कि आपका संवेग व संज्ञान, कहने का मतलब है इमोशन एंड कॉग्निशन जो है आर डीपली कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये दोनों कथन सही है। और देखिए, जब आप किसी को सपोर्ट कीजिएगा, इमोशनल सपोर्ट दीजिएगा बच्चों को, तभी तो आपका बच्चे को लगेगा कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका क्लास थोड़ा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, और जो है ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो मेरा सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि सामान्यतः सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, पहला ऑप्शन है नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। दूसरा ऑप्शन है अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में समस्या होती है। और तीसरा ऑप्शन है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लाभित होती है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक जैसा अक्षर दिखने वाला होता है ना, उसमें क्या होता है, कभी कभी
मतलब दिक्कत और भ्रम में बच्चा रहता है, दिक्कत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 का जो है ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। मतलब कंफ्यूज हो जाता है, एक जैसा दिखने वाला शब्द कभी कभी नहीं देखते हैं, एक जैसा लेटर होता है लेकिन वर्ड होता है, लेकिन दोनों का मायने क्या होता है, अलग अलग होता है। सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही है, वो कंफ्यूज हो जाता है सिमिलर लेटर और सिंबल को देख के। तो इसमें कठिनाई होता है मतलब बच्चा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है मेरा सही है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन सी को सही मानते हैं, 3 का ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 क्या कहता है, 4 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 4 का, ठीक है। पहला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते। देखिए 4 का जो है आप बी देखिएगा, शिक्षक एक फैसिलिटेटर है। मतलब बच्चों को वो क्या करता है, मोटिवेट करता है काम करने के लिए। भाई कोई बच्चा है अगर आप वो क्लास में है तो टीचर कैसा काम करेगा, फैसिलिटेटर के ही रूप में तो काम करेगा। शिक्षक जो है एक सुविधा प्रदाता के रूप में ही तो कार्य करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 4 का क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। ऐसा नहीं है, अगर और ऑप्शन को भी आप पढ़िएगा, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ही ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। भाई बच्चा तो सबसे पहले घर के माहौल से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, उसके बाद समाज से सीखता है। ऐसा थोड़े कि बच्चा पैदा हुआ हम शिक्षक के ही पास भेज दिए, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन डी हम पढ़ते हैं शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्यों का त्यों लागू करते हैं। ऐसा नहीं है, जो पाठ्य चर्चा बन के आता है उसी पे पढ़ाया जाता है। तो 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन आपका कहता है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही रहे। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिएगा पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। बी कहता है प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन कहता है प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। तो 5 का बताइए क्या होगा। अगर आप 5 का ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी क्या कहता है आपका, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते। सही बात है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है ना, तो वो क्या करता है, फास्टर लर्न करता है किसके, जो अदर बच्चे की तुलना में। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात हो रहा है वो प्रतिभाशाली बच्चे की ही बात हो रहा है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में, यहाँ जो बात हो रहा है प्रतिभाशाली बच्चे का ही बात हो रहा है। तो इसलिए हम जो यहाँ पे कह रहा है ना, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखता है। कहने का मतलब है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है ना, वो लर्न फास्टर देन अदर चिल्ड्रन। तो दूसरे बच्चे से, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं 5 का ऑप्शन सी जो है सही है। तो छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में बात आता है जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। देखिए क्या कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो इसमें देखिए अब है कि मतलब आपको क्या कहा, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिन पियाजे का कौन सा होगा। तो देखिए एक चीज़ है, अगर आपको बस जीन पियाजे हो गया
वाइगोस्की हो गया, होवार्ड गार्डनर हो गया, पीएफ स्किनर हो गया। तो ये 4-5 जो हैं आपका उसका जो कुछ थ्योरी है वो पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन इर्द गिर्द रहता है। क्वेश्चन कोई ज़्यादा ये टिपिकल नहीं आता है, बस आप जानिए, आप सीडीपी जब पढ़िएगा तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, पूर्व संक्रामक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है। ये जो है आपका पूर्व संक्रामक अवस्था, कहने का मतलब है ये आपका क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज की हम बात कर रहे हैं। और ये जो स्टेज होता है ना बच्चा, ये जो रेंज होता है ना एज का, यहाँ पे जो उम्र का रेंज होता है वो आपका 2 से 7 साल तक के लिए होता है, ठीक है ना। तो इस पीरियड में क्या होता है, चिल्ड्रन जो है, जो बच्चा जो है, मतलब कि सिंबॉलिक फंक्शन को पहचानना शुरू करता है। कहने मतलब आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सिंबल लैंग्वेज मेंटल इमेजेस, ठीक है। और अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, सीटेट का टर्म है ये, देखिए एग्जाम में आता है सिंबॉलिक, ठीक है। उसके बाद एनिमिज्म, यही एनिमिज्म यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीवाद, ये उसके बाद आपका ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। कि ईगोसेंट्रिज्म कहने का मतलब है कि बच्चा ऑन पॉइंट, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो कहने का मतलब है चिल्ड्रन कैन ओनली सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ऑन पॉइंट, मतलब अपने नज़रिए से वो दुनिया को देखता है। कि जैसे बिलीव करता है कि ये चीज़ सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ईगो टाइप से बात आ गई नहीं भैया, ये हम ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि उसके बाद आपका क्या होता है, सेंट्रेशन होता है, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी होता है, उसका लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग होता है। कहने का मतलब है मतलब कि जो बात करेगा ना तो वो इलॉजिकली बात करेगा, कभी लॉजिकल रहता ही नहीं है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपका इतना चीज़ आता है। अब वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आपका 6 में जिन प्याजे यही पूछ रहा है आपका कि प्री ऑपरेशनल अवस्था का विशेषता क्या है। देखिए विशेषता क्या है, अभी हम आपको बात किए विशेषता में, अभी हम आपको जस्ट बात किए हैं कि सिंबॉलिक प्ले का बात किए ना, वही होता है आपका प्रतीक का, ये देखिए इसी का प्रतीकात्मक खेल, यही होता है सिंबॉलिक प्ले, ठीक है। यही आपका क्या होता है, सिंबॉलिक प्ले। यहाँ जीवात का बात किए है ना, यही आपका क्या होता है, एनिमिज्म, यही आपका एनिमिज्म होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेरा 6 का जो है ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। प्रतीकात्मक खेल सिंबॉलिक प्ले और जीवाद एनिमिज्म, ये क्या है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का, ये क्या है, विशेषता है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है, ये 2 से 7 साल के अवस्था में होता है। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने की प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। देखिए आलोचनात्मक सोच कहने का मतलब है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो आलोचनात्मक सोच हो गया ना, ये क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसमें उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। हाँ, प्राथमिक उद्देश्य इसमें जो आपका होता है कि उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने का मतलब कि हम प्रोमोट कर रहे हैं, किसको प्रोमोट कर रहे हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। तो यही चीज़ कहता है क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो प्रश्न पूछने का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो मेरा यही होता है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो हम कह सकते हैं 7 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की का निर्धारण करती है। अब आप बताइए, सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली। अब बताइए हेरिडिटी किस पर डिपेंड करे? भैया हेरिडिटी आपका सेक्स पे डिपेंड करेगा। मतलब 8 का जो है सिर्फ एक ऑप्शन होगा, वो भी केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कहता है, 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कहता है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? बच्चों की लंबाई, जो बच्चों का जो ये इंक्रीज जो होता है हाइट और वेट, ये किसका एग्जाम्पल है? भैया ये एग्जाम्पल जो है आपका वो किसका है? ये मात्रात्मक परिवर्तन कहने का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंज। तो हम कह सकते हैं कि 9 का जो है, ये देखिए इसका क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंज। तो हम कह सकते हैं मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है ना, वो उसी में आता है जो बच्चा का लंबाई बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं 9 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। और संज्ञानात्मक ये परिवर्तन क्या होगा? संज्ञानात्मक परिवर्तन हो जाता है आपका कोग्निटिव चेंज, ठीक है, कोग्निटिव चेंज। और आपका भावनात्मक क्या होता है? इमोशनल परिवर्तन, इमोशनल चेंज, ठीक है ना, इमोशनल चेंज, इमोशनल चेंज। और गुणात्मक क्या होता है आपका? क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 का जो है आपका आंसर क्या है? क्वांटिटेटिव चेंज कहने का मतलब है मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन कहता है लेवागस्की के अनुसार बच्चे अपने समय के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते? देखिए वाइगस्की का बात आ गया। वाइगस्की के अनुसार बच्चे जो है किस प्रकार का नियमित व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का नियमित करते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें कह रहा है कि आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा, कहने का मतलब है कि प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट में बच्चा बात कर रहा है। सेल्फ स्पीच मतलब कि जो सेल्फ मतलब खुद से मतलब ये कर रहा है जो बातचीत, स्पीच जो उसका अपना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। एसिमिलेशन प्रोसेस मतलब कह सकते हैं इसमें खुद को पुनर्वर्लन के उपयोग द्वारा, ठीक है। ये आपको कह सकते हैं सेल्फ रेनफोर्समेंट। ये जो इसमें आप कह सकते हैं, ये वाला में जो आपको कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं आप सेल्फ रेनफोर्समेंट। इसमें आपका क्या हो जाता है? एसिमिलेशन प्रोसेस, ठीक है, मतलब संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, एसिमिलेशन प्रोसेस। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर होगा वो 10 का आपका सही आंसर क्या होगा? वाइगस्की के द्वारा थ्रू सेल्फ स्पीच मतलब प्राइवेट स्पीच, आत्मवाक्य के द्वारा, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं यह आपका क्या हो जाएगा? थ्रू सेल्फ स्पीच। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। हम बार बार बोल रहे हैं आपको वाइगस्की, जीन पियाजे, हॉवार्ड गार्डनर और पीएफ स्किनर और भी 2-4 हैं। आपको उस सभी का कम से कम थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उससे कम से कम हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन रहता ही है। तो हम चलिए 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन है विकास एक सतत प्रक्रिया है। कहने का मतलब है विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है? गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब विकास डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यहाँ पे असतत है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। तो बी में कहता है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विकास का पहलू जो है एक दूसरे से, ऐसा नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कह रहा है सी में विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता। सही बात है, विकास जो है वो लीनियरली नहीं होता है, वो आपका क्या होता है? अकर्स
साइकिली मतलब चक्रीय तरीके से होता है। तो और यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहा है विकास क्या कह रहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। ऐसा नहीं है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ नहीं बढ़ता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कौन सा कथन सही है विकास के संदर्भ में, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है मेरा सही विकल्प है इसमें, विकास के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। कहने का मतलब है इसमें क्या कह रहा है कि टीचर के द्वारा जो है जब बच्चे को हम तैरने और डूबने का जो स्किल बताते हैं, मतलब कि तो कौन सा मेरा अप्रोच जो है वो कंस्ट्रक्टिव टीचर एडॉप्ट करता है, कौन सा अप्रोच एडॉप्ट करेगा। तो आप बताइए कौन सा अप्रोच एडॉप्ट करेगा, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना या वीडियो दिखाना या व्याख्यान विधि या निर्देशित खोज। आप बताइए तो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दीजिएगा बच्चों को आप, जी क्लास 5 का बच्चों को, या आप कहिएगा वीडियो दिखा दीजिएगा, वीडियो देख के बच्चा क्या तैरने और ये मतलब डूबने की अवधारणाओं को समझ जाएगा, या आप उसको लेक्चर मेथड से आ गए क्लास में लेक्चर दे दिए कि ऐसे तैरना है, अगर डूबे तो ऐसे बचना है, ऐसा नहीं ना होता है। आप उसको गाइड कीजिएगा, निर्देशित खोज, ठीक है, गाइडेड डिस्कवरी। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर सोशली फॉर्म्ड एजम्पशंस अबाउट जेंडर बिहेवियर कॉल्ड। तो हम पहला है जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब कि इसमें कह रहा है, ये देखिए ये जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है ये आपको क्या कहता है, ये कहता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप्स, मतलब रूढ़िवादिता, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है जेंडर प्रारूप, मतलब जेंडर नॉर्म्स। और दूसरा क्या कहता है जेंडर भेदभाव, मतलब कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और जेंडर पहचान, मतलब जेंडर आइडेंटिटी। तो हम 13 में कह सकते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादिता का सोच दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि 13 में जो है ए जो है वो सही है, 13 का ए क्या है, सही विकल्प है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, 14 नंबर, एक समावेशी कक्षा कैसा होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा, इसमें कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा, कहने का मतलब है इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्षा कहने का मतलब है, क्या कह रहा है, इंक्लूसिव क्लासरूम। सभी बच्चे समान पाठ्य चर्चा का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। ऐसा नहीं है, क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, भले आप समान अपना सकते हो सकता है कोई बच्चा पहले सीखता है, कोई बच्चा बाद में सीखता है, पहले किसी को समझ में आता है, किसी को 4 बार में समझ में आता है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका सही विकल्प नहीं है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्य चर्चा पर कार्य करते हैं, या सभी बच्चे की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों पर जरूरतमंद और आश्रय के रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ क्लास में, ठीक है, विशेष बच्चों को देखा जाता है, लेकिन है कि आप जो ऑप्शन 14 का जो सी कह रहा है कि आप सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। आप ये देख रहे हैं ना कि सभी बच्चे एक्टिव हैं, क्लास में गतिविधि में हैं और कक्षा की क्रिया में शामिल है। मेन ये एक समावेश इंक्लूसिव क्लासरूम की सभी बच्चों को हम लेके चल रहे हैं। चलिए 14 का क्या है आपका सी, 14 का आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 15 लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को, देखिए सीखने,
ठीक है, यहाँ सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेव-वाइगोत्स्की थ्योरी विच अप्रोच इन्हांसेस स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो पहला ऑप्शन कहता है कि छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जिसे तिथगत रूप से प्रवर्तित और पूरा कर सके। दूसरा ऑप्शन कहता है छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित है हो, या छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ कार्य प्रदान करना, या छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। ऐसा थोड़े है कि छात्रों को कोई सहायता नहीं दीजिएगा, उसको अपने दम पे छोड़ दीजिएगा, नहीं। हम यहाँ कह सकते हैं कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन, देखिए मार्गदर्शन, भागदर्शन नहीं है, यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ आप मार्गदर्शन कह सकते हैं, ठीक है, मार्गदर्शन के साथ कार्य प्रदान करना। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है मेरा सही है, मतलब कि प्रोवाइडिंग टास्क at their level with proper guidance and scaffolding, मतलब कि बच्चों को आप छात्रों को जो है वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ कार्य प्रदान करना। तो 15 का क्या है आपका सी जो है एक सही विकल्प है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर क्या कहता है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। देखिए यहाँ कह रहा है 16 नंबर आपका क्या कहता है कि हाइजेन डायलेमा होता है ना, एक प्रेजेंट किया गया किसके, अरुणा कहती है कि जो कानून बनाया गया, देखिए कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है, तो इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन ये उचित है। तो इसमें कह रहा है कि आपको एज पर कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट स्टेज विच स्टेज इज दिस, तो ये कौन सी अवस्था है बताइए, ये कौन सी अवस्था है। तो आप कह सकते हैं ना नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार का लोकतांत्रिकता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 का जो है मेरा क्या आंसर है, 16 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 16 का ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मोरल, ठीक है, रिलेटिविज्म, इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ये इसका मतलब है। क्या कह रहा है ये देखिए, इसको आप कह सकते हैं, ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है मोरल, ठीक है, रिलेटिविज्म, इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार का लोकतांत्रिकता, ठीक है। 16 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर ये चीज़ों को थोड़ा वर्ड होता है टिपिकल, लेकिन अगर किसी को हिंदी से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश का कभी कभी वर्ड क्या होता है इजी होता है, तो आप इंग्लिश के वर्ड से समझ सकते हैं। देखिए ऑप्शन को छांटने का कोशिश कीजिए, क्या कहता है, आप पढ़ना नहीं होता, पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है चीज़ों को गढ़ना होता है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाइएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा आपका। देखिए 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर हमको कहता है कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, कार्य कठिनाई, कोशिश की कमी या योग्यता का अभाव या किस्मत। अब देखिए क्या कोई किस्मत को
ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं मेरे किस्मत में नौकरी नहीं, भैया हो सकता है कि आप सही से पढ़े भी नहीं हो सकता है कि आपको सही से इसका नॉलेज भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 का जो है ऑप्शन सी मतलब योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एबिलिटी, तो 17 का क्या होगा, ऑप्शन सी जो है एक बेहतर विकल्प है, योग्यता का अभाव। ठीक है, 17 का सी योग्यता का अभाव। ठीक है, इसमें क्या करा, लैक ऑफ एबिलिटी, और यहाँ कोशिश की कमी मतलब लैक ऑफ एफर्ट, कार्य की कठिनाई मतलब टास्क डिफिकल्टी। ऐसा थोड़े है कि टास्क डिफिकल्टी सिर्फ आप ही के लिए नहीं था ना, होगा तो सबके लिए, अगर आप भी पढ़ते तो आपके लिए भी आसान होता। तो क्या इसमें क्या कह सकते हैं हम कि योग्यता की अभाव। चलिए 18 नंबर कथन है, असर्शन है, जब कुछ बच्चे 12 महीने की आयु में बरबराना 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की आयु तक ऐसा नहीं करते हैं, तो उस कारण देखिए, रीज़न क्या है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। देखिए असर्शन दिया हुआ है, रीज़न दिया हुआ है। असर्शन ये देखिए, असर्शन में क्या कह रहा है कि कुछ बच्चा होता है जो 12 महीने की आयु में बरबराना 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देता है, अन्य 20 महीने की आयु तक ऐसा नहीं करते हैं। कुछ होता है जो 20 महीने तक की आयु में नहीं करते, लेकिन कुछ 12 महीने की आयु में बरबराना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ कह रहा है, यहाँ रीज़न दिया हुआ है। अब आपको पूछा ए और सही है या ए और आर की व्याख्या नहीं करता है, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो हम कह सकते हैं कि 18 का जो है ए और आर दोनों सही है, देखिए दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हम कह सकते हैं कि वो सही विकल्प है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखिए कहना ये चाह रहा है कि देखिए विकासात्मक प्रतिमान, कहने का मतलब है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है, आर ओनली इंडिकेटिव एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, डिफर काफ़ी होता है, देखिए डिफर हो सकता है ना कि सब बच्चे का सोचने का क्षमता अलग अलग होता है, तो वो डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए कुछ बच्चा 12 महीने में बरबराता है तो कुछ 20 महीने में भी नहीं बरबराता है, इसलिए ये सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 18 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। 19 का क्वेश्चन और उसका ऑप्शन देखिए क्या है, यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। बी में यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। सी कह रहा है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। डी कहता है इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, कहने का मतलब है कि फीचर नहीं है किसका, गुड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन का। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, अगर आप देखिएगा एक ये देखिए मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, कहने का मतलब है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, नहीं है। इट रिलीज मेनली ऑन, क्या कह रहा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है मेरा सही है। ये खुला प्रश्न है, कई तरह का प्रस्तुत करने के लिए सही बात है भाई। कोई क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो क्वेश्चन होता है अगर आप पूछे हैं तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 19 का जो है ऑप्शन सी क्या है, एक बेहतर विकल्प है, ठीक है। फिर देखिए फिर आपका क्या आता है, असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन। देख रहे हैं आप, असर्शन और रीज़न वाला कम से कम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है शिक्षकों को बच्चों के साथ कार्य करते समय लगातार अपने समय के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, और इसका रीज़न है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक
स्थिरता से बाधित है। तो सेम वही चीज़ है, ए और आर सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही परंतु ए और आर की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं 20 का जो है, देखिए इसमें वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ कार्य करते समय लगातार अपने समय के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। तो ये क्या है आपका, बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है। और नीचे जो कह रहा है कि रीजन में जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, सही बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लिंक टू द कंस्ट्रक्टिव स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही, परंतु आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है, किसका, ए का। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो मेरा क्या है, सही है। ऑप्शन सी मेरा सही विकल्प है। और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर क्या कहता है। फिर देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन कह रहे हैं ना, बहुत क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन वाला, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। और इसका रीज़न क्या है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्य चर्चा व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है, जो पहला कथन है वो कह रहा है क्लासरूम टीचिंग शुड बी कल्चरली रेस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, ठीक है। इसमें कह रहा है कि देखिए डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, ठीक है, जरूरत है सबका, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो आप अगर कह सकते हैं 21 का जो आप कह सकते हैं कि ए सही है आपका, देखिए ए सही है आपका, ठीक है। उसका कह रहा है रीज़न क्या कह रहा है, इक्वलिटी इन क्लास कैन ओनली बी इंश्योर्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज सर्कुलम एंड असेसमेंट। ऐसा नहीं होता है भाई, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्चा व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि एकदम कैरिकुलम स्टैंडर्डाइज कर दिए, असेसमेंट ये सब वो सब नहीं होता है, इससे क्लास इक्वल नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कथन ए जो है वो सही है, लेकिन परंतु कथन आर जो है वो गलत है। 21 का आपका क्या है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, 22 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 22 क्वेश्चन कहता है होवार्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि किसका, होवार्ड गार्डनर की बात कर रहे हैं। होवार्ड गार्डनर मतलब अकॉर्डिंग टू होवार्ड गार्डनर्स कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट, इट मीन्स, क्या मतलब है इसका, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है या अलग अलग आयामों के लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है, या बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, या सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन आपका होगा। देखिए अलग अलग आयामों में लोगों को अलग अलग योग्यताएं होती, सही बात है। पीपुल हैव डिफरेंट एबिलिटीज अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशंस, कहने का मतलब है देखिए पीपुल हैव डिफरेंट एबिलिटीज, तो वही कह रहा है यहाँ पे अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। तो ये किसके द्वारा, जब हम कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे होवार्ड गार्डनर का, तब यहाँ पे ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो है सही है, विकल्प, ये विकल्प सही है 22 का बी, ठीक है। आपको पढ़ना है इसके बारे में किसी एक क्लास में, पार्टिकुलर वाइगोस्की के बारे में, होवार्ड गार्डनर्स के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, ठीक है, ये सब के बारे में आपको क्या है बताया जाएगा। तो अगर हम 23 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। कहने का मतलब है मीनिंगफुल लर्निंग, इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि स्मृति सहायक विधियाँ या संकल्पना चित्रण या रहने व दोहराव, भाई रोट रिपीटेशन जहाँ आए तो सीधा सा बात है वही ऑप्शन सही होगा। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हम शुरू में ही बोले थे कि रटने पर जोर नहीं देना है,
चलिए 24 क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अवधारणाओं के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। इसमें क्या कह रहा है आपका 24 में कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस कोग्नेटिव डेवलपमेंट। देखिए कोग्नेटिव संज्ञानात्मक क्षमता, कोग्नेटिव क्षमता देखिए क्या कह रहा है ना, को संज्ञानात्मक, तो हम कह सकते हैं कि कोग्नेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें उत्तर क्या है आपका, छवि आधारित या संकेत आधारित या क्रिया आधारित। कहने का मतलब छवि आधारित का मतलब कि इमेज बेस्ड, ठीक है, या संकेत का मतलब है कि सिंबल। देखिए छवि आधारित का मतलब हम इसको कह सकते हैं कि इमेज बेस्ड, ठीक है, और ये आपका क्या है, संकेत आधारित का मतलब सिंबल। क्रिया आधारित का मतलब है एक्शन। अब आप बताइए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार जो है वो कौन सा सही मतलब क्रम है। तो सही क्रम कौन सा होगा, सबसे पहले देखिए बच्चा क्या का एक्शन, ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका इमेज बेस्ड, तब ना सिंबल पे जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या है, सही विकल्प है। 24 का सी मतलब सबसे पहले क्या एक्शन, उसके बाद आपका क्या होता है इमेज, उसके बाद क्या होता है सिंबल। तभी हम बताते पहले बताते हैं, एक्शन करते हैं, उसके बाद इमेज उसका बताया जाता है, इस तरीके से दिखते, तब कहते हैं कि इसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं सिंबल, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पर देखिए फिर आ गया असर्शन रीजन, कह रहे हैं ना असर्शन रीजन बहुत आता है क्वेश्चन। अब पहला कहता है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने की अपेक्षा उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास एंड इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ऐसा है क्या भैया? हाँ है, होना चाहिए। मतलब कि चिल्ड्रन शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, ताकि बच्चों से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो हमको पता चल पाएगा इस बच्चे को ये चीज़ के बारे में पता हुआ है या इसके वो पता नहीं हुआ है। तो कर सकते हैं हम, ये भी सही है। और उसके बाद कह रहा रीज़न बाल केंद्रित शिक्षार्थ का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। सही है, ये भी सही है आपका, ठीक है। कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर। चलिए 25 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है 26 में, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है वो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है क्या, कोग्निटिव थ्योरी, ठीक है, के सिद्धांत के अनुसार ये किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव थ्योरी विच कंसेप्ट डज दिस शो, मतलब ये किस तरीके को दिखा रहा है, ठीक है। कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, जब वो एक और कुत्ते को देखती है तो वो ये सोचती है कि रस्टी एक जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वो इसे भी कुत्ता ही समझती है। तो ये जो है, ये जो आपका कॉग्निटिव थ्योरी है वो कंसेप्ट किसको दिखा रहा है, बताइए। आप अगर कहिएगा एसिमिलेशन, ठीक है, अभी के ये जो केंद्रित, ठीक है। 26 का क्या कह रहा है, एसिमिलेशन। आपका क्या हो जाएगा 26 का, आपको कहता है, ठीक है, जागृति को पता चलता है, हाँ जागृति को पता चलता है, ठीक है। आपका ये 26 का हो जाएगा आपका समायोजन, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं इसमें, समायोजन। 26 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समायोजन इसमें कह सकते हैं, ठीक है, समायोजन, ठीक है, समायोजन। तो समायोजन को हम क्या कह सकते हैं इसमें, आपका ये क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन। समायोजन मतलब एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, समायोजन मतलब एक जैसा हम समझ रहे हैं,
ठीक है। तो समायोजन का मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, ठीक है। और ये संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। अभी ये क्या होता है आपका, ये आपका हो जाता है अहन केंद्रित। देखिए ये जो है आपका, इसको एसिमुलेशन को जो पढ़ते हैं ना, ये आप यहाँ कह सकते हैं अहन, ये इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अहन, ठीक है, केंद्रितता। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये जो होता है वस्तु स्थायित्व, ये आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पर परमानेंस, ठीक है। तो 26 में हम क्या कह सकते हैं, एकोमोडेशन। 26 का आपका क्या हो जाएगा, समायोजन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या कहता है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम आयु से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया, सामान्यतः उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। ये अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए, फेस करता है कुछ, मतलब कि कह सकते हैं चिल्ड्रेन हु एक्सपीरियंसेस सेवरल सोशल deprivation from a very young age usually face delays और obstruction in development, जो उसके डेवलपमेंट में क्या बनता है, obstruction बनता है। and even after rehabilitation some areas do not recover fully। कुछ बता देखिए, ऐसा बच्चा होता है जब बहुत कम आयु में जो है ना, सोशल मतलब कि सोशल आप कह सकते हैं डेप्रीवेशन, मतलब कि यहाँ कह रहा है गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव करता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण प्रभावित होता कहलाती है, क्या कहलाती है ऐसा, मतलब दिस सजेस्ट द डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल सपोर्ट कॉल्ड। तो क्या होगा इसमें आपका बताइए, मूल काल होगा या संवेदनशील अवधि होगा या सहन काल होगा या निगमनात्मक अवधि होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो पीरियड होता है ना बच्चा, ये आपका सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है। तो 27 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये जो होता है ना, ये संवेदनशील अवधि, ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है, सेंसिटिव पीरियड, ठीक है। तो इसी पीरियड में ये चीज़ आपका आता है, कौन सा आता है, 27 का बी, ठीक है। और सहन काल क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। और निगमनात्मक अवधि क्या होता है आपका, डिडक्टिव पीरियड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 27 का मेरा क्या, 27 का मेरा बी जो है आपका सही आंसर होगा। 27 का आपका बी, 27 का आपका बी सही आंसर होगा। सेंसिटिव पीरियड कह सकते हैं आप, या आप इसको कह सकते हैं सेंसिटिव पीरियड या मूल काल। मूल काल आपका क्या हो जाता है, क्रिटिकल पीरियड हो जाता है। तो अगर आप इसको देखिएगा 27, तो 27 में आप नहीं, सेंसिटिव पीरियड नहीं कहते हैं, सॉरी, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसमें हम इसको क्या कहते हैं, मूल काल कहते हैं। मूल काल कहने का मतलब है क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड। ये ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है, सही ऑप्शन है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोहराव व बारंबार किया जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है, क्या कह रहा है, दोहराव व बारंबार किया जाने वाला किसकी विशिष्ट पहचान है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ध्यान, न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार की, या अधिक विकलांगता की, या सौतीन क्रम विकास की, या मस्तिष्क पक्षाघात की, ठीक है। तो कौन सा होगा, मतलब रिपीटेशन एंड स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर्स, ठीक है, आर द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ, किसका साइन है, किसका साइन है बताइए, 28 किसका साइन है ये जो है आपका, इसमें जो होगा आपका कौन सा होगा आपका,
ये आपका हो जाएगा 28 जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा बोलिए, 3.25 क्रम विकास की। ठीक है, मतलब 28 का जो है वो आपका क्या होगा, 28 का सी। ठीक है, 28 का सी जो है आपका सही आंसर है, 3.25 क्रम विकास की। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, दोहराव एवं बारी बार ये बारंबार वाला। चलिए 28 का सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। क्या कह रहा है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण या सर्वश्रेणीय कार्य पोर्टफोलियो या मानकीकृत वृद्धि परीक्षण या वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। तो 29 का आपका क्या सही होगा, 29 का आप देखिएगा अगर, तो आपका वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो 29 का आपका क्या हो जाएगा, डी जो है एक सही आंसर होगा। डी का मतलब है कि वृद्धि ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो होता है। ठीक है ना, जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। क्या करेगा, ये वाला जो ऑप्शन डी है ना आपका, ये सही ऑप्शन है। इसका क्या मतलब होता है आपका कि ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ठीक है, प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ठीक है, ये होता है ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्राम पोर्टफोलियो, मतलब कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, कंटिन्यूअस सपोर्ट मतलब असेसमेंट। ठीक है, चलिए 29 का डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है। ठीक है सर, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो हम कह सकते हैं अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। बी कह रहा है अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होती है, या अधिगम केवल कक्षा, अधिगम एक निष्कर्षीय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है, या औपचारिक शैक्षणिक विन्यास में होती है। तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइए। इसमें हम कह सकते हैं कि अधिगम अर्थ निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब कि लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 30 का जो है ऑप्शन ए बेहतर विकल्प है। ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन में आगे पीछे हो गया, तो हम लेकिन सही उसको कर दिए हैं। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसी तरीके से हम यहाँ पे सेशन को ख़त्म करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।